नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की चुनावी जंग पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में चुनावी गारंटियों और लोक लुभावन योजनाओं के जरिए कांग्रेस सत्ता में लौटना चाहती है। हालांकि पार्टी के करीब 25 बागियों ने आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल करके उसका सिरदर्द बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 230 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 17 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 5 चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। प्रदेश बीते 5 साल में 2 सरकारें देख चुका है। 2018 में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्य में 15 दिन बाद इस दौरान कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि राज्य की कमलनाथ सरकार 15 महीने तक ही चल सकी। राज्य में रोजगार जैसा मुद्दा बीजेपी की परेशानी का सबब बन सकता है। यहां पिछले चुनाव के बाद लगभग 3 साल तक भर्तियां आरक्षण के मुद्दे पर अदालतों में रुकती रही। दूसरी ओर आदिवासी और महिला वोटरों को अपनी ओर लाने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। कांग्रेस का कमलनाथ के चेहरे पर आगामी चुनाव लड़ना लगभग तय है। वहीं बीजेपी मोदी के बल पर वापसी करने की कवायद कर रही है। जंग काफी दिलचस्प है। आज हम दोनों राज्यों के चुनावी माहौल पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि कौन किस पर भारी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म होता दिख रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए बागी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। यहाँ तकरीबन 25 बागी हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने इन्हें शांत करने के लिए मिशन 25 लॉन्च किया है और जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी दिग्गजों को दी गई है। माना जा रहा है कि नेता पहले बागियों को समझाएंगे, अगर वो न माने तो निष्कासित भी किया जा सकता है। राजस्थान में पार्टी से बगावत करने वालों में सबसे ज्यादा नाम गहलोत के करीबियों का है और इसीलिए आलाकमान ने संगठन के महारथी माने जाने वाले राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद और लंबे अरसे तक प्रभारी रहे मुकुल वासनिक को रवाना किया है। वहीं राजस्थान चुनाव में नामांकन वापसी के दौर के बीच कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। पार्टी से 151 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बागियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 18 लोगों को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस ने अंदरूनी कलह के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो और अपनी तिजोरी भरो। जहां भी मैं गया, जहां भी बीजेपी की सरकार थी, सारे के सारे युवा, हम तो बेरोजगार हैं। देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखाइए। ये देखिए, हो गया काम। तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था। उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सतना में एक रैली में एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां के युवाओं के सामने बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का जो केंद्र है, इसको समाप्त करना है। और यहाँ केवल आपने ही गुलामी नहीं करी, मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूं, यहां का प्रशासन भी गुलामी करता है। अब ये समझ जाएं, ये भाजपा के नेता जो मुझे अभी बताया गया, इसको मारा उसको मारा, समझ जाएं गिनती शुरू हो गई है। 6 दिन बचे हैं। कौन क्या करेगा वो कमलनाथ देखेगा। कल के बाद परसों भी आता है, ये याद रखें। लेकिन आज समय नहीं है कि मैं विकास के काम गिराऊं।
आगे जो काम करने वाला हूं उसके बारे में जरूर बहुत संक्षेप में बताऊंगा। एक, जो मैंने बहुत गंभीरता से तय किया है, पीएम आवास योजना के कई लोगों के मकान बने हैं, लेकिन गौरव कई जगह कच्चे मकान रह गए और इसलिए हमने बनाई सीएम लाडली बहना आवास योजना। और जिनके कच्चे मकान रह गए हैं वो चिंता ना करें, अब सीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई टूटे घर में नहीं रहेगा, कोई टूटे घर में नहीं रहेगा। और मेरे बेटे बेटियों, प्रत्येक परिवार, ये मेरा टारगेट है तुम्हारे मामा का, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार। दल बदल और बागियों से मध्य प्रदेश की राजनीति पहले से त्रस्त रही है। मध्य प्रदेश में सालों पहले मामला फ्लोर टेस्ट तक पहुंच चुका था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण की बात करें तो 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय 4, 2 बसपा और 1 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इस चुनाव में भाजपा के सामने अपना किला बचाने की चुनौती होगी, वहीं कांग्रेस पुरजोर वापसी करना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, हर कोई अपनी अपनी जीत का वादा कर रहा है कि हम वापसी जरूर करेंगे। लेकिन कौन वापसी करेगा ये तो अब समय ही बताएगा, मतदान के बाद, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर इस वक्त की यहां पर बात करें तो चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों की चिंता इस वक्त बागियों ने बढ़ा दी है और इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका सिंह जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत अनामिका जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी भी इस वक्त मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, राजस्थान में चुनावी गारंटियों और लोक लुभावन योजनाओं के जरिए कांग्रेस सत्ता में लौटना चाहती है। हालांकि पार्टी के करीब 25 बागियों ने आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल करके उसका सिरदर्द बढ़ा दिया है। इस बार के चुनावों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ये बागी सिरदर्द बने हुए हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस रूलिंग में है और अब जो चुनाव होने जा रहे हैं वो चुनावों के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी अगर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है तो उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ बड़ा सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो दूरियां हैं वो सभी जानते हैं, जग जाहिर है। और पार्टी के अंदर जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर ये जितने भी बागी विधायक खड़े हुए हैं या जो बागी मंत्री हैं या बागी सांसद हैं, जो भी जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है, वो सभी आप समझिए कहीं ना कहीं पीछे से जो बड़े नेताओं के संरक्षण में ही ये सब हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार जो है अपने लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश की गई है इस बार, और यह खुलकर सामने आ रही है बातें। लेकिन पार्टी अपना डिसिप्लिन तय करेगी, उसके बाद जो है पार्टी वाला कमान ये तय करेगा कि किसको पर क्या कार्रवाई करनी है। वैसे काफी लोगों को मना भी लिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 22 लोगों को नहीं मनाने में असफल रही है, चाहे बीजेपी की बात करें कि कांग्रेस की बात करें। लेकिन कांग्रेस को अपना वहां पे क्योंकि सत्ता में है, उसको सत्ता बचानी है, तो उसके लिए ज्यादा मुश्किलात सामने आएगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी के लिए अक्सर सामने ऐसा होता है। और वही बात मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी में जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनाने में मदद की थी, आज जब एक बीजेपी लोगों के पास जाएगी वोट मांगने के लिए, तो उनके सामने वही सवाल होगा कि 15 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो है मैंडेट लिया, उसके बावजूद जो है कैपिटल ऑपरेशन लोटस के तहत वहां से सरकार गिराई गई और किस प्रकार से आप लोगों सत्ता में आए, तो वो बातें जनता सवाल पूछेगी और इस बात को जानती है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये भी समझता हूँ कहीं ना कहीं जो बगावत हो रही है वो भी कहीं ना कहीं सिरदर्द बन सकती है। और आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में भी कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर मैं समझता हूँ वहां भी बीजेपी के सिरदर्द बन सकता है। लेकिन यह तय है कि दोनों ही जगह रूलिंग पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किलात है और विपक्षी पार्टियों को वहां पे आना है, तो उनके सामने खुला आसमान है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर बात हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ जो रूलिंग पार्टी है
दोनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। और रत्नेश जी, आप तो अब से पहले कह रहे थे कि राजस्थान के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बगावत नहीं करेगा, कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, लेकिन चुनाव से पहले ये क्या हो गया है? तो जी, आपको, मेरे दोनों साथियों को और देश के सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और मेरी तरफ से आपको जय सिया राम, जय जय सीताराम। जय सिया राम। देखिए, चुनाव का माहौल है ऋषि जी, और लोग आते भी हैं और लोग जाते भी। लोग नाराज भी होते हैं, लोग मानते भी हैं। हमें ये देखना है कि क्या हमने प्रदेश में इस तरह कार्य किया है जिससे हम चुनाव जीत सकते हैं। राजस्थान का जो वोटर है, टोटल वोटर, उसका 35% जो वोटर है वो उस समय युवा है। और 5 साल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान की सरकार ने नौकरियां कितने दी हैं युवा। आपने क्या कार्य किया वो उस पर मैं नहीं आई। आपने क्या कार्य किया वो तो जनता भी जानती है, उसका बखान करने की मुझे नहीं लगता कि डिबेट में अभी जरूरत है। सवाल तो मैंने आपसे सिर्फ ये किया कि कांग्रेस ने बागियों को शांत करने के लिए अब मिशन 25 लॉन्च किया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी दिग्गजों को दी गई है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, बागी हो रहे हैं, ये नौबत ही क्यों आई? और आपको लगता है कि अब बागियों को मनाना आप लोगों के लिए इतना आसान होगा? देखिए विशु जी, कहीं ना कहीं जो लोग बगावत कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत हितों को साध रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टी ने ही आपको विधायक बनाया था ना टिकट देकर, पार्टी ने ही आपको मंत्री बनाया था ना, बिना पार्टी के तो आप चुनाव जीत के आए नहीं थे। चलिए, शुक्र है आपने इसका आरोप बीजेपी के ऊपर नहीं लगाया। नहीं, सुनिए, अगर रत्नेश मिश्रा, मुझे अभी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, इतनी कम उम्र में मुझे इस पद पर लाया। अगर मैं कल को ये पार्टी का एहसान भूल जाऊं, लेकिन पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मुझे अब उम्र का तो पता नहीं, उम्र का पता नहीं, कम उम्र तो अभी तक आप राहुल गांधी की भी बताते हैं, उनको भी युवा ही कहते हैं अभी तक। नहीं, मेरे पास मेरे मार्कशीट की डिग्री है, उसमें मेरी 10वीं की मार्कशीट में मेरी बर्थ डेट लिखी नहीं, आपके यहाँ उम्र का दरअसल पैमाना पता नहीं ना। आपके यहाँ तो 55 के साल में भी 55 उम्र के जो साल होते हैं उसमें भी 55 के बताते हैं कि 55 वाले भी 55 के हैं अभी। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर कवि हुआ करते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती हैं, वो कहते थे कि जिस व्यक्ति के अंदर से बचपन मर गया वो व्यक्ति मर गया। ठीक है, तो अब इतना बड़े आलोचक रहे तो उनकी बात तो सही होगी, तो अपने अंदर का बचपना नहीं मरने देना चाहिए। ठीक है, मरना भी नहीं चाहिए जी। मुद्दे पर देखिए, हमने युवाओं के लिए रोजगार के एकदम पिटारे खोले हैं राजस्थान में। मैं आपको कुछ थोड़ा सा डेटा दूंगा। 41,500 थर्ड ग्रेड के टीचर्स की हमने नियुक्ति की है, 9,000 वरिष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति की है, 5,000 स्कूल व्याख्याता की नियुक्ति की है, 4,000 शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की है। रत्नेश जी, जो कार्य आप यहाँ डिबेट में बैठकर कर रहे हैं, ये तो आपके नेता बता ही रहे हैं ना, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। अब आपको भी प्रचार करने की जरूरत पड़ गई यहाँ डिबेट में। नहीं, बिल्कुल बताएंगे। आप सबसे सशक्त माध्यम है जनता तक अपनी बात पहुँचाने का। बाकी तो भाजपा वाले व्हाट्सएप पे पहुँचा ही रहे हैं, आपके माध्यम से सबकी बातें पहुंचनी चाहिए ना। लेकिन ये कोई प्रचार का माध्यम नहीं है ना कि अभी आप यहाँ पे बैठ के इलेक्शन का टाइम है, यहाँ भी आपने प्रचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि आज जो मुद्दा है उस पर रहिए ना। मैंने तो सिर्फ यही कहा आपसे कि भाई जो बागी हैं उनको कैसे मनाएंगे, उसका आप जवाब दे दीजिए। क्योंकि खबरें तो यहाँ पर ये भी आ रही हैं कि बागियों को समझाया जाएगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनको निष्कासित भी कर दिया जाएगा। देखिए, वो पार्टी का व्यक्तिगत फैसला होगा। वो कमेटी जो गई है वहां पर 25 लोगों की, वो देखेगी, उसके बाद जो पार्टी को सही लगेगा उसके साथ किया जाएगा। ये सीधी सी बात है। और नाराज होना और मनाना तो चलता रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कास्ट नहीं है। राजनीति में चुनाव के समय तो ये होता रहता है, ये मैं नहीं कहता। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। अब अगर भाजपा के नेताओं में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत होंगे तो आने जाने को आप गलत। चलिए, मैं वैसे सोच भी रही थी कितनी देर से आप बीजेपी के ऊपर अभी तक आए नहीं, लेकिन फाइनली चलिए आप आ गए। मैं आऊंगी आपके पास रत्नेश जी। मुझे 10 सेकंड। ठीक है,
मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी महामहिम बहनता वाली बोल रहे थे कि कांग्रेस जहाँ पर वादे करे वो मीठा जहर देती है। मुझे लगता है इस देश को सबसे ज्यादा मीठा जहर अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री जी ने दिया। और वो मीठा जहर 2 करोड़ रोजगार का था, वो मीठा जहर 500 स्मार्ट सिटी का था, वो मीठा जहर बुलेट ट्रेन का था, वो मीठा जहर किसानों की दोगुनी आय का था। इस मीठे जहर से न हमारा युवा उभर पाया है, न हमारा मध्य वर्ग उभर पाया है, न हमारे किसान भाई उभर पाए हैं। जिस किसानों की इन्होंने 2014 में आय दोगुनी करने का मीठा जहर मोदी जी ने दिया था, उन किसानों को अपने अधिकार के लिए उनके खिलाफ बैठकर लड़ना पड़ा। तो मोदी जी से बड़ा तो मीठा जहर देने वाला इस देश में कोई नहीं है। अब पता नहीं और कितने दिन इस देश को वो मीठा जहर देते रहेंगे। हम तो काम करके दे देने वाले लोग हैं, जनता के निर्णयों को साथ लेने वाले लोग हैं। अब मोदी जी मीठा जो देता है उसको वही दिखता है। तो मोदी जी को लगता है ना कि हमारा 2 करोड़ मीठा जहर था तो कांग्रेस से भी ऐसा ही होगा। नहीं मोदी जी आप समझ जाइए, आपको आपकी तरह मीठा जहर नहीं देते। हम देश के युवाओं को पढ़ने के लिए IIT और IIM बना के देते हैं, हम मेडिकल के लिए एम्स बना के देते हैं, हम NIT बना के देते हैं। हम चलिए ठीक है, ये मीठा जहर और कड़वा जहर को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन और भी गेस्ट हैं, उनके पास भी मुझे जरा जाने दीजिए। अनामिका जी भी हमारे साथ हैं। अनामिका जी, जो हाल राजस्थान में कांग्रेस का है वही मध्य प्रदेश में बीजेपी का भी देखने को मिल रहा है। बगावत काफी देख रही है मध्य प्रदेश के भीतर भी बागियों की, और आपको भी खूब सामना करना पड़ रहा है इसका। रेशु जी, कई बार इस तरह के हालात होते हैं कि क्षणिक आवेग में या चुनाव के समय में एक विशेष मनोस्थिति में कई बार बागी व्यक्ति इसलिए नहीं होता है कि वो बागी होना चाहता है दल से। कई बार वो इसलिए भी बागी होता है कि वो अपने आसपास के लोगों के समर्थकों को दिखाना चाहता है कि वो ताकतवर है। और क्षणिक समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता जो है क्षणिक समय के लिए भले ऐसा महसूस और प्रतीत हो कि वो बागी हो गए हैं, लंबे समय उस तरह की बगावत वो नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ एक अलग तरह की विचारधारा के तहत काम किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। और कई बार हम ऐसा भी मानते हैं कि किसी की बगावत या किसी का गुस्सा जायज है, उनके पक्ष को सुनकर और फिर उनसे ये सादर विनती की जाती है, हम आग्रह किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। हम इस तरह से नहीं करते हैं कि भाई बाहर निकाल दे। कार्यकर्ता को खड़ा करने में काफी समय लगता है, उसमें अपना समय और अपना भावनाएं दी होती है पार्टी को। तो हम कोशिश करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चेष्टा करती है कि जो व्यक्ति है जो बागी है इस क्षणिक आवेग में या निसंदेह अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए भी कई बार वो दल से जुड़ के दल के लिए खड़ा हो, राष्ट्र के लिए खड़ा हो। तो जो हमें मध्य प्रदेश में सामना करना पड़ रहा है, हम काफी सारी चीजों को जल्दी हमारे वरिष्ठ नेता जो है उसको हल कर लेंगे। मुझे लगता है कि पुनः हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो तो तय है कि मध्य प्रदेश में बनेगी और जो कार्यकर्ता रिस्क है वो भी मनाने चाहिए। ठीक है, और रही बात अब मीठा जहर की, हाँ बात कर रहे थे रत्नेश जी, जरा उनको भी जवाब दे दीजिए। रेशु जी, सबसे पहले तो आप तीनों को उन्होंने कहा, मैंने कहा पहले जवाब दूं सबको। सबको धनतेरस की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं जी। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे देख के आपको अच्छा लगा जी, बहुत लग रहा है कि दिवाली आ गई है। शुक्रिया। और जब शुरू में जी कांग्रेस सत्ता रत्नेश जी ने जय सिया राम का मुझे बहुत अच्छा लगा, पर क्या करें वो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, तो लास्ट में उन्हें कांग्रेस की प्रवक्ता बन ही जाना है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और अच्छा, अभी आपने सिया राम की यहाँ पर बात हो रही है, तो राम का तो मंदिर बन ही रहा है, लेकिन कांग्रेस वालों ने ये भी कहा है कि सीता का मंदिर बनवाएंगे और वो भी श्रीलंका में। जी, मैं आगे उसी विषय पे आ रही हूँ। चलिए, वो सीता का जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, राम सेतु का अस्तित्व नहीं मानते थे, राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े करते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और भारत की राष्ट्रवादी जागरूक सनातन जनता ने उस कांग्रेस को यहाँ तक तो ला दिया कि अब वो जानकी जी का मंदिर बनवाने को तैयार हो गए। तो ये भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। धर्म का प्रचार हो, सनातन श्रेष्ठ हो, अब वो बनवाए या हम बनवाए, हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए विषय ही नहीं है। जब वो धीमे जय की बात कर रहे थे, हाँ हमने दिया है, कुछ दिया है जनता को, हमने वो अमृत दिया है जिसे 370 कहते हैं। हमने वो राम मंदिर दिया है तो विश्व में हमारी पहचान बनेगा। हम ताजमहल के नाम से जाने जाते थे, अब हम राम मंदिर के नाम से जाने जाएंगे। मुझे लगता है हम विश्व के एकमात्र ऐसे देश होंगे जहाँ बहुसंख्यकों को किसी प्रताड़ना झेल के अपने इष्ट आराध्य के लिए भी 500 साल लड़के मंदिर हासिल करना पड़ता है। हम दोनों नाम से जाने जाएंगे, हम दोनों नाम से जाने जाएंगे, ताजमहल के नाम से भी जाने जाएंगे और राम मंदिर के नाम से भी जाने जाएंगे। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि ताजमहल
महल का अब कोई अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर आ गया तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं। नहीं ठीक है रत्नेश रत्नेश जी अपनी बात खत्म करो। हमारा जो अस्तित्व होता है, हमारा जो मूल होता है, उसके नाम से जाने जाते हैं। बाकी चीजों का महत्व होता है, उनका महत्व होता है, पर सबसे पहले किसका महत्व होता है, सबसे महत्व। तो हमारे लिए राम भगवान हमारी, जब आप इंडोनेशिया मान सकता है राम भगवान को अपनी संस्कृति, तो हम तो भारतीय हैं, हम तो सनातनी हैं, तो पहले हम उसी के नाम से जाने जाएंगे। और अगर वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों के रूप में हमें जाना है तो हम तंजौर के मंदिरों के बारे में जाने जाएंगे। हम इस देश में ऐसी ऐसी कलाएं छिपी हुई है, हम उनके नाम से जाने जाएंगे। कांग्रेस ने लंबे समय में इतिहास को ढकने का काम किया है और इतिहास को दबाने का काम किया है, उसके से पर्दे हटाए गए। चलिए मैं एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ ले लूं। बागियों से परेशान है इस वक्त राजस्थान के भीतर कांग्रेस और मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी। इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, राजस्थान में पार्टी से बगावत करने वालों में सबसे ज्यादा नाम गहलोत के जो करीबी हैं उनके ही हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की अगर बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी भी हैरान करने वाली है। अंतिम बार वो 23 सितंबर को जयपुर आए थे और ये करीब 1.5 महीने पहले की बात है। इसका क्या कारण आपको समझ में आता है? राहुल को लगता है कि गहलोत सब संभाल लेंगे, इसलिए राजस्थान से ज्यादा दूसरे राज्यों पर उन्होंने फोकस किया, लेकिन यहाँ बागी खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही सुलभ नेचर के हैं। बहुत ही उनका नेचर मतलब लोग काफी पसंद करते हैं और वहाँ के लोकल नेता भी बहुत पसंद करते हैं उनको। लेकिन युवाओं में कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने आप में पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं। और लेकिन आपको बता दूं कि मैं, आपको याद होगा जब सचिन पायलट ने बगावत की तो 19 विधायक उनके साथ थे, तो उन विधायकों में से भी कुछ लोगों को टिकट दिया गया है जो बगावती थे। तो कहीं ना कहीं यह बात तय है कि लेकिन केंद्रीय आलाकमान कहीं ना कहीं पूरी तरह से विश्वास जो है अशोक गहलोत पर जता चुका है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगले मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत ही होंगे। लेकिन सचिन पायलट भी लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी लगातार उन्होंने अपने जो विधानसभा क्षेत्र टोंक वहां से भी कई बार कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ, लेकिन इस पूरे मौके के अंदर अगर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर बगावती कमाने खिंची हुई है। लेकिन राहुल गांधी जो केंद्रीय आला कमान है वो पूरी तरह से, क्योंकि अगर अशोक गहलोत पार्टी से खफा हो जाते हैं तो वहां पे सीट निकालना बहुत मुश्किल है, उनके ये बात वो जानते हैं। लेकिन सचिन पायलट के साथ दुविधा क्या है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता और अगर ये सीटें जो कांग्रेस से वहां पे सत्ता में आ भी जाती है और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो उन्हें यह भी डर है कि कहीं दोबारा ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी ने का खेला ना हो जाए और कहीं उनके साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो यहाँ ना हो जाए। इस बात का डर भी कांग्रेस को है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की गैर मौजूदगी चौंकाने वाली है कि लगातार जिस प्रकार से रैलियों में उनकी गैर मौजूदगी रही, तो यह और यह लोकल नेताओं ने भी कई बार दबी जुबान में इस बात को कहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत पर पूरा विश्वास पार्टी जता रही है और उन्होंने स्पष्ट केंद्रीय आलाकमान स्पष्ट कर चुका है कि अगला मुख्यमंत्री के पद में जो होगा वो अशोक गहलोत ही होंगे। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सचिन पायलट की और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां यह किसी से जग जाहिर है। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि वहाँ के नेताओं में जिन लोगों को टिकट दिया गया है तो उनमें जो बगावती चेन है उसमें जो है अशोक गहलोत ने कुछ बहुत सारे लोगों को अपनी टिकट मांगी थी, ज्यादा से ज्यादा जमावड़ा करने की कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनको वो टिकट लड़ रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे भी यह कोई बड़ा खेला हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने बताया जिस प्रकार से करीब वहां पे 12 लोगों को जो है उन्होंने मना भी लिया है कांग्रेस के, और करीब 22 लोग बागी हैं, जबकि बीजेपी के 17 लोग दिखाए गए हैं और 22 लोग वहां पे बीजेपी की भी बागी हो चुके हैं। तो लेकिन बीजेपी को सत्ता में नहीं है, सत्ता में कांग्रेस है, मुश्किलें ज्यादा कांग्रेस के लिए हैं। और बीजेपी को, क्योंकि मैंने कहा बीजेपी के लिए खुला आसमान है, उसके पास अगर कहीं टिकट नहीं भी दे पाते, वो कोई बगावत कर भी जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो रूलिंग के विधायक हैं जिनके टिकट कटा है, अगर वो वहां पे फाइट करते हैं और निर्दलीय खड़े होते हैं और वहां पे कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अभिप्राय, बहुत बैंक से
चेन मारी कर सकते हैं। और इस प्रकार से अभी आपने देखा केजरीवाल जी भी लगातार उछल के निकल रहे हैं, बीच में से चुनावी वादे कर रहे हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां या ये क्षेत्रीय पार्टियां भी लगातार कहीं ना कहीं लगता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और इस दौरान अगर यहाँ पर बात करें रत्नेश जी, क्योंकि हम देख रहे हैं राहुल गांधी बाकी तमाम जो चुनावी राज्य हैं वहां पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि राहुल गांधी राजस्थान में इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे? पूरी जिम्मेदारी उन्होंने गहलोत के कंधों पर डाल दी कि गहलोत हैं तो सब संभाल लेंगे। उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से बागियों का खेला भी देखने को मिल सकता है। हमारे मुख्यमंत्री ने 5 साल में जो काम किए हैं, जनता के बीच जो विश्वास पैदा किया है अपनी सरकार को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, हमारे मुख्यमंत्री बहुत मजबूत स्थिति में वहां चुनाव लड़ना है। गहलोत जी की एक बहुत अच्छी छवि है। रही बात सचिन पायलट जी की, देखिए सचिन पायलट जी हमारी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। नहीं तो वो ऑपरेशन मिलते जैसे राजस्थान में भी करते। सचिन पायलट जी ने बताया कि उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो सत्य निष्ठा है, उनकी जो वफादारी है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है। और मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये तो जीवन में है, चलता रहेगा। आज नहीं तो कल बने, कल नहीं तो परसों, ही तो बनना ही बनना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये दिखाया जाए कि नहीं इस प्रकार की चीजें जो है वो गहलोत जी और सचिन पायलट जी ने है, तो देखिए पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रही है और कांग्रेस की विपक्ष रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको तमाम उदाहरण दे दूंगा जहां मंत्रियों ने गलत चीजों को उठाया तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने उनको दबा दिया। अपनी ही सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विधि मंत्री रहते हुए ब्रजेश पाठक जी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न उठाया था ना, उनको किस तरह से दबा दिया था। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ लोगों को अपना, हम सत्ता में भले, लेकिन अगर हमारी जनता के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा तो मुझसे सवाल पूछेंगे, अपने नेता को बताएंगे कि आप ये काम करिए। और इसमें गलत क्या है भाई? हमने बात की कि भैया ऐसा होना चाहिए। जो सचिन पायलट जी को ग्राम पर दिखता था वो उसको बताते हैं मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उससे कार्य करते थे। कोई ये कहते कि वो बगावत कर रहा है, वो उनके खिलाफ बोल रहा है, आखिर कन्या उन्होंने तो सरकार को बताई ना, और सरकार ने उस पर काम किया। तो ये तो 2 भाई हैं, जो 2 भाई एक बात के देख रहे हैं और दूसरा बता रहे कि भैया ये वाली कमी है, इसको भी सही कर दीजिए। तो दोनों भाइयों ने इतने वामनत से कहा क्या है? हमारी पार्टी एक परिवार की तरह काम करने वाली पार्टी है और निस्संदेह जी तो ठीक है ना, परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए, यही तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि वो परिवार फिर बिखर क्यों रहा है। और रही बात अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की, तो उनकी लड़ाई तो जग जाहिर है, अगर कुछ होता ही नहीं तो वो सामने नजर नहीं आता, लेकिन जब कहीं ना कहीं धुआं निकलता है तो चिंगारी तो उठती है और उसकी फिर लोग बात भी करेंगे, उसका जिक्र भी करेंगे, और जब जिक्र करते हैं तो वो चीजें आपको चुभने लगती हैं। नहीं, देखिए हमें कुछ भी नहीं चुभ रहा, बाकायदा हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। अब कयासबाजी करना है किसी को, नहीं उनके यहाँ गड़बड़ चल रहा है या बागी हो गया। देखिए अगर उनकी स्थिति इस प्रकार होती कि वो चुनाव जीत सकते हैं तो पार्टी उनको बिल्कुल मौका देती। और बार बार हमारी पार्टी का एक और नियम है कि हम बार बार ऐसी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। अगर नए युवाओं में मौका है, नए व्यक्ति को लगता है कि वो चुनाव जीत कर पार्टी की सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में सक्षम है, तो हमने उसको टिकट दिया है। अरे भाई अगली बार आप अपनी दावेदारी मजबूत करिएगा। आप अपने कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरह इस तरह तो नहीं है कि इन्हीं के प्रत्याशियों को, इन्हीं के कार्यकर्ता काला झंडा दिखा रहा हूँ। इनकी तो बदल स्थिति है, इनके प्रत्याशियों को तो इन्हीं के कार्यकर्ता ही नकार दे रहे हैं। सारी चीजें चल रही है, आपने देखा होगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ जरा इस पर, अनामिका जी। और कई और चीजें हैं, क्योंकि आज सतना में रैली कर रहे थे राहुल गांधी और इस दौरान अक्सर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं। और आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां युवा बेरोजगार हैं। सुन रही थी कांग्रेस प्रवक्ता की मैं बातें सुन रही थी। उन्होंने राजस्थान को ध्रुवीकरण की, कट्टरपंथी इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति में झोंक दिया है, जहाँ कन्हैया की निर्ममता से हत्या की जाती है और चू भी नहीं कहा जाता, जहाँ लाइट कटौती को ठीक किया जाता है समुदाय विशेष के त्योहारों के समय और हिंदुओं के त्योहारों के समय उस कटौती को जारी रखा जाता है। वो उन
अशोक गहलोत जी को सूझबूझ वाला नेता कह रहे हैं, मुझे घोर आश्चर्य होता है और बहुत ही पीड़ा होती है जो ये कहते हैं कि खालिस्तानी अगर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो वो जायज है। और ये ऑन रिकॉर्ड है उनका ये स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है कि जो अखंड भारत के टुकड़े करने की जो व्यक्ति बात कर सकता हो वो राजस्थान के लिए कितना घातक होगा, और वो घातक हो भी रहे हैं। बार बार रत्नेश जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। परिवार नहीं है, वो परिवार की पार्टी है, जो मैं नहीं कह रही पूरा देश कहता है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और इससे मुझे बहुत विस्तार में नहीं जाना है, मुझे इसकी व्याख्या भी नहीं करनी है। और परिवार की पार्टी किस तरह से है ये आप देख सकते हैं। अगर पारिवारिक होती तो खड़गे जी खड़े नहीं रहते और राहुल गांधी जी कुर्सी पर बैठे हुए नजर नहीं आते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या सम्मान है उनका, किस तरह आदरणीय मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी अपने रिमोट से चलाती रही, किस तरह बिना किसी पद के जब वो विदेशी प्रतिनिधित्व आते थे या राजदूत आते थे उनसे किस तरह से बैठ के बात किया करती थी। ठीक है, आप कह रही हैं कि सोनिया गांधी जी मनमोहन जी को रिमोट से चलाती थी, लेकिन ठीक है, लेकिन अनामिका जी एक चीज ये भी तो देखिए ना कि आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री के आगे न पीछे सब कुछ वही है और किसी की चलती ही नहीं है। और तो और अब तो वो चुनावों के समय लगातार ये भी कह रहे हैं कि हर चीज की गारंटी मैं स्वयं हूं, तो इसका मतलब बाकी लोगों ने कुछ किया ही नहीं। वो अगर चुनावी राज्य में जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, तो वहां की राज्य सरकार की उपलब्धियों को नहीं बताते हैं, वो सीधा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं, यानी कि राज्य सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। राज्य सरकार की उपलब्धियां बताने की ज्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश की एक एक जनता जानती है कि आदरणीय शिवराज जी ने क्या किया है। उन्हें अपने भाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां इसलिए नहीं बताते कि उन उपलब्धियों को और जो हमने लोक कल्याणकारी काम किया उनको जनता जी रही है। विशु जी एक विषय, दूसरा अपने कहा नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में गृह मंत्री को आदरणीय अमित शाह जी को या और भी जो मंत्री हैं उन्हें इतनी छूट है कि आप देख सकती हैं 370 की जब बात की जाती थी तो कहा जाता था कि पूरे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। अगर आपको याद है पूरे देश का गृह युद्ध संभाला नहीं जाएगा। और उसके बाद जो जब कितनी दक्षता के साथ, कितनी गंभीरता के साथ और कितनी दृढ़ता के साथ आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री जी है अमित शाह जी वो उसको सारे मामले को देखते हैं और आप देखते हैं कि खून का खतरा भी नहीं देता, 370 हटा दी जाती है। ये है हमारे मंत्रियों का दमखम। हमारे हर क्षेत्र का मंत्री जो भी काम करता है वो अपनी सूझबूझ के साथ करता है, पूरी स्वतंत्रता के साथ करता है। हमारे यहाँ सारी की सारी फाइलें आदरणीय जैसे हाईकमान कहा जाता है इनके सोनिया जी को उनके पास नहीं दे दी जाती। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के नहीं विश्व के एक ग्लोबल नेता बन चुके हैं, तो उसमें इस बात की उनसे तुलना करना कि वही सब कुछ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी बिल्कुल फौरी तौर पर और औपचारिक तौर पर नहीं कांग्रेस की तरह बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को एक एक कार्यकर्ता स्वीकार करता है। और आज कार्यकर्ता क्या मुझे लगता है पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक देश के शासक ने दूसरे देश के शासक के पैर छुए हों और वो जो पैर छूना जानते भी ना हो, वो सनातन परंपरा को सम्मान दे रहे थे, भारत वर्ष के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे थे। ठीक है, मैं आऊंगी रत्नेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन जिस तरीके से रवि जी आप देख रहे हैं कि हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन चुनावों में राज्य सरकारों ने क्या कुछ किया है ये जनता को बताया जाता है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चुनावों में, वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है और वो कह रहे हैं कि हर चीज के लिए हर चीज की गारंटी मैं हूं, बस आप मुझे ही गारंटी मानकर चलिए। पहले वादों का दौर शुरू हुआ था, लेकिन अब गारंटी का दौर शुरू हो गया है इस बार के चुनावों में। देखिए, सच्चाई ये है कि देश भर ही नहीं दुनिया भर में एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं मोदी जी, यह बात से छुपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ रख दें और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक तरफ रख दें तो शायद पलड़ा मोदी जी का ही भारी हो, क्योंकि मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हो, इसमें कोई शक नहीं है। और अब भारत की जनता भी उन्हें बहुत पसंद करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से व्यक्ति हो, कोई पार्टी का नेता हो, लेकिन ये सभी जानते हैं कि मोदी जी साफ सुथरी छवि के आदमी है और उन्होंने सच में काम भी किया है। ऐसी बहुत सारी भारत सरकार ऐसी योजनाएं लाई है जो राज्यों में लागू की गई है और जिसको देख कर पूरा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के देशों ने भी उनकी तारीफ की है। और लगातार जिस प्रकार से G20 का उन्होंने लीड भी किया और आप देख रहे हैं लगातार उनका कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश नीति जो हमारी 2014 से पहले की और अब की देखेंगे तो बहुत वजन बढ़ा है।
इस बात में कोई दो है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को पूरा ब्रांड बनाकर पेश कर रही है और उनके साथ आऊंगी रत्नेश जी, कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि विपक्ष के पास अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो उनको टक्कर दे सके, जो बीजेपी की सोच है। विपक्ष के पास बड़ा चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास बहुत सारे चेहरे हैं, शायद इसीलिए कंफ्यूजन हो गया है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कांग्रेस देखिए विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे चेहरे, लेकिन वो सभी चेहरे सत्ता में आना चाहते हैं क्योंकि वो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ऐसे में जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, कोई एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर लेता, तब तक यह संभव नहीं है। और खासकर मुझे लगता है कि या तो विपक्षी पार्टियां सभी एक तरफ हो जाए तब तो टक्कर दे सकती है, लेकिन अगर कोई पार्टी सोचे कि मैं अकेले दम पर अपने पार्टी के दम पर रत्नेश जी आऊंगी, मैं आप ही के पास आऊंगी, मोदी जी को टक्कर देते तो यह अभी बीजेपी को ऐसा लगता है कि यह तो उनके लिए संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह बात जो है बीजेपी इसी का, और सबसे बड़ी बात आगे से साल 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के, तो उस समय लोकसभा की तैयारी में अगर विधानसभा की तैयारी के साथ लोकसभा की भी तैयारी हो जाएगी, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक तो प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि वो लोकसभा के अंदर जो फाइट करनी है उनको, उसके लिए एक बड़ा वोट जो उनको अपना टीम वर्क करना है ग्राउंड जीरो से, तो वो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है पूरी तरह से। ठीक है रत्नेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप, कंप्लीट कीजिए। और एक चीज और, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे, इस पर भी मुझे आपकी एक टिप्पणी चाहिए। देखिए ऋषि जी, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपनी प्रवक्ता बहन से निवेदन करूंगा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, उसके बाद आप मेरे ऊपर आक्रामक होकर हमले करिएगा। यहाँ कोई महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा है रत्नेश जी। नहीं, राजनीति स्वयं में एक महाभारत है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री की कैसे बताएं बेचारे, इनकी मजबूरी है, कैसे वो राज्य सरकार मध्य प्रदेश में आकर राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएं। राज्य सरकार की उपलब्धियां जानते क्या है? 2000 करोड़ का व्यापक घोटाला, 50,000 करोड़ का खनन घोटाला, 3,000 करोड़ का ई टेंडर घोटाला, 25,000 करोड़ का आरटीओ घोटाला, 100 करोड़ का महाकाल लेक घोटाला, 94,000 करोड़ का क्या कहते हैं बिजली घोटाला। और प्रधानमंत्री जी चलिए अपनी ही उपलब्धियां कैसे बताएं बेचारे, जब कैग की रिपोर्ट में अभी कहा गया कि आयुष्मान भारत योजना में एक ही मोबाइल नंबर पर 7 लाख लोगों का इलाज चल रहा है, 3645 लोगों के नाम पर राशि निकाल लीजिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बेचारे कैसे बताएं कि द्वारका एक्सप्रेस वे में प्रति किलोमीटर 234 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बेचारे कैसे बताएं कि एयरटेल में हेलीकॉप्टर के पुर्जे खरीदने में घोटाला हुआ। बेचारे कैसे बताएं कि एनएसआई ने अपने टोल प्लाजाओं से देश के लोगों से 132 करोड़ लूट लिए। बेचारे कैसे बताएं कि पर्वतमाला योजना में घोटाला हो गया। कैसे बताएं बेचारे, मजबूर है, उनकी मजबूरी उनकी उपलब्धियां ये है। दूसरी बात रही, कुछ और घोटाले आपकी लिस्ट में होंगे, और मुझे लगता है कई सारे घोटाले शायद बीजेपी की लिस्ट में भी होंगे। नहीं ऋषि जी, मैं प्रधानमंत्री जी तो इतना अत्याचार नहीं करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम लोग भगवान श्री राम की नगरी के अंदर गया है। अब देखिए एक बात है, हमारी बहन ने की बात की कि धारा 370 को हटा दिया। देखिए 1990 में जब 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो ये बात की गई कि हम 370 को रिमूव करने के लिए एक मैंडेट करा लेते हैं। तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। क्यों किया था मुझे नहीं पता, शायद उस समय 370 इनके एजेंडे में न रहा हो। दूसरी बात, 5 अगस्त 2019 को जब 370 को रिवोक किया गया, देखिए रिवोक करना और रिजेक्ट करना दो अलग अलग चीजें होती है। संवैधानिक भाषा है जो उसी को समझ में आएगी जिसने संविधान पढ़ा होगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको डेटा देखो, 1950 से लेकर 2019 तक जब 370 इम्प्लीमेंट था वहां पे, उसका सब क्लॉज 2 जिसको 35A भी कहा जाता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जो स्पेशल प्रोविजन थे वो इम्प्लीमेंट थे। उस समय तक वहां के हमलों में 189 सैनिकों की मौत हुई थी और 85 आम नागरिकों की मौत हुई थी। 7 अगस्त 2019 के बाद मैं जो डेटा दे रहा हूँ वो जनवरी 2022 तक का है, 178 सैनिक मरे हैं और 120 आम नागरिक मरे हैं। तो जितने 50 सालों में नहीं मरे उतने ही 3 सालों में मर गए। तो पता नहीं उपलब्धि है कि सरकार की विफलता है, वो प्रधानमंत्री जी जाने। चलिए मैं दोनों चीजों पर जवाब ले लेती हूँ। पहले यहाँ अनामिका जी से, जो आपने घोटालों का यहाँ जिक्र किया और अभी जिन बातों को आप ठीक है, कार्ड की रिपोर्ट में है
ये कैग की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को 2014 में प्रधानमंत्री जी लहरा कर कहते थे ना, उसी संस्था ने इनके बारे में सब बोला है। अब हो सकता है ताज भी कांग्रेस पार्टी से प्रभावित हो गया हो, तो वो लगता है क्योंकि ताज की नियुक्ति जिस व्यक्ति की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सिफारिश। ठीक है, अब आप घोटालों की बात करेंगे तो फिर बीजेपी भी शायद ये सवाल उठाएगी ही, और अक्सर उठाती भी है कि आपके साथियों ने बिहार में चारा घोटाला कर डाला, छत्तीसगढ़ के भीतर आपने गोबर घोटाला कर डाला, फिर शायद ये आरोप सुनने के लिए भी आप तैयार रहिए। मुझे अनामिका जी से जवाब लेने दीजिए। अनामिका जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। हमने बिहार में घोटाला किया है, इसी को बताते रहे हैं। हमने बिहार में घोटाला किया है। अगर एक दिन में 1.5 लाख बच्चों को 2 महीने के भीतर परीक्षा कराकर नियुक्ति देना घोटाला है, तो हाँ, हमने बिहार में घोटाला किया है। आपके साथियों की बात कर रहे हैं ना, चारा घोटाला का जिक्र यहाँ पर किया है। ठीक है ना, अनामिका जी को बोलने दीजिए, अब उनको मौका दीजिए। मैं इसलिए इच्छुक हूँ कि मेरा पूरा स्नेह अपने भाई के साथ है। नए प्रवक्ता बने, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो उनकी व्याकुलता और उनकी बहुत ज्यादा मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें बोलना है। और निसंदेह जब प्रवक्ता बने हैं तो नया रटे भी होंगे सारे घोटाले। तो घोटाले तो मैं ये बात नहीं करूंगी कि मैं इस प्रतिष्ठित चैनल का और इस पैनल का समय बर्बाद नहीं करूंगी। ये देश रत्नेश जी जब देखे वो धैर्यपूर्वक आपको सुन रही थी, जब आप बोल रहे थे वो आराम से आपको सुन रही थी, उन्होंने बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप भी सुन लीजिए। अंतिम डिबेट नहीं है रत्नेश जी, और इस चैनल पे भी आप और मैं पुनः आप तो अभी कह रहे हैं राम की नगरी है कि आप रहने वाले हैं, तो इतनी तो मर्यादा अपने भीतर रखिए ना कि अगर कोई महिला बोल रही है तो किस तरीके से उसको इज्जत देनी है। अरे हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हम तो तुम्हें करोड़ों में तो बस आप बस सम्मान यही दे दीजिए कि उनको बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि उनका नंबर है। आपने घोटाले किए कि इस देश का इतिहास ही बदल दिया। लुटियंस के आसपास महाराणा प्रताप, शिवाजी कहीं नजर नहीं आते, लक्ष्मीबाई, और सिर्फ बर्बर आक्रमण का वो मुगल नजर आते हैं। उनका इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ा दिया, खिलजी वंश का और बाबर वंश का, जिनके बारे में हमें जान नहीं था। उस औरंगजेब को हमारा हीरो बना दिया, जो दारा शिकोह का सर इसलिए कल खत्म कर देता है कि वो हिंदुओं को काफिर मानने को तैयार नहीं है, और इसमें तो सब्र नहीं होता। ये तो वो भूमि तो अपने भाई का कटा हुआ सिर अपने पिता को भेजता है। ये भारत भूमि थी, और अभी कह रहे थे आपकी महाभारत राजनीति है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति राम राज्य और रामचरितमानस है। आप नहीं समझेंगे रत्नेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस भारत की परंपरा को पूछती है। जब खड़ाऊ की शिक्षा खड़ाऊ नक्की की जाती है अपने भाई के लौटने की, मुगल वंशों की तरह सर कलम नहीं किए जाते। आपने तो वो घोटाले किए कि भारत की संस्कृति को खत्म करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब आचार संहिता लगने के थोड़ी देर पहले तक आपने हजारों एकड़ जमीन वक्फ को दे दी। आपने तो पूरे के पूरे इस तरह के नियम बनाए, कानून बनाए कांग्रेस ने 70 सालों में कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को किस तरह से नष्ट किया जाए। सारे के सारे हिंदू मंदिरों का उनकी संपत्ति का, उनकी आय पर अधिकार है सरकार का, कांग्रेसों को टैक्स दिया जाता है, उनको अनुदान दिया जाता है। आप क्या बात करेंगे यहाँ बैठकर? इतिहास जो लोग का गवाह रत्नेश जी की सभ्यताएं बनती है, नष्ट होती है और फिर खड़ी हो जाती है। उसका उदाहरण जापान भी है, उसका उदाहरण इजराइल भी है, जरूर बिल्डिंग टूट गई और खड़ी होगी, परंतु जिस देश की, जिस समाज की, जिस राष्ट्र की संस्कृति नष्ट की जाती है वो पुनः खड़ा नहीं हो पाता। तो आपने तो हमारी संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने तो राम मंदिर के अगेंस्ट 24 बत्ती खड़े की। जिस राम सेतु का अस्तित्व नासा ने माना, आपने उस नासा उस बात से किसी ने लगाया राम सेतु के अस्तित्व आपने। और बहुत खुशी की बात है, आज हमारे सनातनियों की ताकत ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत नहीं है, भारत के एक सनातनी की ताकत है, हिंदू की ताकत है। और आप बोलेंगे आपके तुझे, आप आज ये कहते हैं कि हम जानकी जी का मंदिर बनाएंगे, और आप कहेंगे इसके प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का, वंचितों का है। रत्नेश जी, और मैं कहना चाहती हूँ ताजमहल और दिलवाद की बात पर आपने तो वो ध्यान रख दिया कि ताजमहल को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और जब एक समय सऊदी अरब के प्रिंस आए थे तो नेहरू जी ने कलमा के छोड़ दिया काशी के मंदिरों पे, आपने तो वो ध्यान रख दिया। और सारे पर्दों को हटाएंगे और गरीबों को ही भर दिया मैडम, गरीबों को भर दिया, गरीबों को भर दिया आपने। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल मुझे रवि
रवि जी से भी लेने दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। और आप लोग लगातार, रत्नेश जी, हमने भी सुना और कई साल तक आप लोग यही दोहराते रहे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे, और अब तो तारीख भी पता चल गई है कि तारीख क्या है राम मंदिर की। बहरहाल इस पूरे चुनाव में रवि जी हम देख रहे हैं कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो काफी होता जा रहा है। अनामिका जी, क्योंकि समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगी, आखिरी सवाल उनसे भी करने दीजिए, वो भी डिबेट में हमारे साथ बैठे हैं। हम देख रहे हैं जातीय जनगणना का जो मुद्दा है रवि जी, वो काफी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने न सिर्फ नीतीश जी की विपक्षी एकता के लिए की गई मेहनत बर्बाद की, बल्कि जातीय जनगणना वाला मुद्दा भी हथिया लिया और इसे वो हर राज्य में प्रयोग कर रही है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना का जो इस्तेमाल है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे होना तय है, ये सभी जानते हैं। और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाने के लिए ये आर्थिक आधार पर अगर जनगणना की जाए ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जातीय जनगणना के नाम पर कहीं ना कहीं आज देश को फिर एक बार बांटने की कोशिश की जा रही है। और जो राज्यों में हो भी रही है जातीय जनगणना, अगर जातीय जनगणना करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर करना, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उन लोगों को, वो देखिए आज देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक आखिर ऐसा क्या किया गया जिसके लिए आप कह सकते हैं कि उस आरक्षण का फायदा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आरक्षण की आग दोबारा बढ़ सकती है अगर जातीय जनगणना होती है। तो आर्थिक आधार पर अगर जनगणना होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं समझ, लेकिन इसको विपक्ष पूरी तरह से चर्चा कर चुका है, इस बात में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सरकार को लगता है, क्योंकि सरकार जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। और अगर विपक्षी पार्टियां जातीय समीकरण की बात करती हैं तो कहीं ना कहीं जातियों के आधार पर ये लड़ाई होगी। और जाति और धर्म के बीच में जब लड़ाई होती है तो धर्म, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा बीच में आ जाता है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी पूरी तरह से धर्म के आधार पर लड़ाई हो। और विपक्षी पार्टियां कोशिश प्रयास में है कि इनके अंदर जातीय समीकरण के आधार पर हो। तो ये सिर्फ उसी की एक सीढ़ी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है फिर भविष्य में। इसका सिर्फ इतना तय है कि अगर आप जनगणना कराना भी चाहते हैं तो पूरी तरह से आर्थिक आधार पर कराएं। आप जातीय आधार पर अगर आप कराते हैं तो उसका पूरी तरह से आप पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलिए, माफी चाहूंगी, रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अनामिका जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।